जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर जो कीटों का जो सिर होता है, सिर के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में हम आज विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि सिर के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और उनके जो पार्ट होते हैं उन पार्ट के भी क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, उनके अंदर और कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटोमोलॉजी के अंदर हेड के बारे में। हम सभी जानते हैं जनरली साथियों, जो हेड होता है वो कितने खंडों में विभक्त होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हेड होता है वो 6 खंडों में विभक्त होता है। यानी कि जब हमने इसकी इंसेक्ट की डेफिनेशन देखी थी तब मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो वे ऑर्थोपोडा संघीय जीव जिनका शरीर के ऊपर काइटिन का आवरण पाया जाता है। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर, जिसमें से जो सिर होता है वो 6 खंडों से मिलकर बना होता है, वक्ष होता है जो 3 खंडों से, और उदर होता है जो 9 से लेकर 11 खंडों से मिलकर बना होता है। ओवरऑल जो होता है कीट का जो पूरा शरीर होता है वो 20 सेगमेंट या 20 खंडों से मिलकर बना होता है। उनमें से जो हमारा सिर होता है वो कितना 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ये हमें पहले पढ़ चुका है। लेकिन इसमें एक बात आप याद रखना, जो ये 6 खंड होते हैं, इन 6 खंडों को संयुक्त रूप से एक विशेष नाम से हम जानते हैं, वो नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो 6 खंड होते हैं, इन 6 खंडों को संयुक्त रूप से हम एंटीरियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटीरियर के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रश्न आ सकता है कि एंटीरियर क्या होता है। तो एंटीरियर क्या होता है? तो एंटीरियर जो सिर के अंदर पाए जाने वाले जो 6 खंड होते हैं, उन 6 खंडों को संयुक्त रूप से हम एंटीरियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटीरियर के नाम से जानते हैं। या फिर इसी को हम कह सकते हैं, जो कीट का जो शरीर होता है, शरीर का प्रथम भाग क्या कहलाता है? हमारे एंटीरियर कहलाता है। क्योंकि जो कीटों का जो शरीर होता है उसका जो प्रथम भाग होता है वो हमारा सिर होता है, और सिर के अंदर 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है। तो आपको याद रखना, एंटीरियर किसे कहते हैं? तो कीटों के शरीर का प्रथम भाग क्या कहलाता है? हमारा एंटीरियर कहलाता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना, क्या क्या, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम संयुक्त नेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, संयुक्त नेत्र। उसके बाद हम इसमें एंटीना के बारे में देखेंगे, एंटीना या श्रृंगिका के बारे में देखेंगे, और तीसरा हम देखेंगे इसके बारे में मुखांक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मुखांक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन जो रहेगा वो हमारा संयुक्त नेत्र पर रहेगा और एंटीना पर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम मुखांक के बारे में भी पढ़ेंगे या माउथ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट में करते हुए आज केवल और केवल एंटीना के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में मुखांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हम देख लेते हैं, इनको पढ़ने से पहले हम देखते हैं अब जो सिर होता है, जो हेड होता है कीटों के अंदर, वो कितने प्रकार का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अलग अलग कीटों के अंदर जो सिर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसी को हम आज पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ या सिर के प्रकार। सिर के प्रकार की बात करें तो साथियों, जो सिर जो होता है वो कितने 3 प्रकार का होता है। अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार का होता है, जो जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर, नंबर जो फर्स्ट आता है वो आता है प्रोग्नेथस टाइप का। प्रोग्नेथस, या इसी को हम कह सकते हैं प्रोग्नेथस प्रकार का। कौन सा हो जाएगा? प्रोग्नेथस प्रकार का जो हेड होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले केवल नाम सुनिए, इनके अंदर क्या क्या विशेषता होती है वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहला आता है प्रोग्नेथस, दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है हमारे प्रोग्नेथस हो गया। दूसरा हो जाएगा हाइपोग्नेथस टाइप का, और नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर ओपिस्टोग्नेथस टाइप का, ठीक है ना। ये 3 प्रकार का होता है। इन तीनों प्रकार के हमें नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले हमें इनका नाम पता होना चाहिए, प्रोग्नेथस, हाइपोग्नेथस, और एक हो जाएगा ओपिस्टोग्नेथस, ठीक है ना। हाइपोग्नेथस, और एक हो जाएगा इसके अंदर ओपिस्टोग्नेथस प्रकार का, ठीक है ना। सबसे पहले हमें नाम याद होने चाहिए, उसके बाद में इनका अंदर क्या क्या चीज आएगी वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा आता है? हमारे प्रोग्नेथस, हाइपोग्नेथस सेकंड, और नंबर 3 हो जाएगा ओपिस्टोग्नेथस, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं कि जो प्रोग्नेथस टाइप का जो हेड होता है वो किस कीटों में पाया जाता है, इसके क्या कैरेक्टर क्या होते हैं वो हमें याद रखना है, ठीक है ना। जो मेन कैरेक्टर उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो प्रोग्नेथस टाइप का जो हेड होता है किसी भी इंसेक्ट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जो पूरा जो हेड होता है वो जो कीट का जो शरीर होता है, कीट के शरीर के सामने की ओर होता है, सामने की ओर। यानी कि हम कह सकते हैं एकदम बिल्कुल फ्रंट में होगा, सामने की तरफ होगा, सीधा होगा। ऐसे जिन कीटों के अंदर जो शरीर के अंदर जो सिर होता है, सिर अगर सामने की तरफ है तो ऐसे सिर को हम किस प्रकार का कहेंगे? प्रोग्नेथस टाइप का सिर कहेंगे। किस नाम से जानेंगे उसको? प्रोग्नेथस टाइप का जो हेड होगा वो हमारे कीटों का जो शरीर होगा उसके सामने की तरफ पाया जाएगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा बीटल। क्या हो जाएगा? बीटल। जो हमारे बीटल होते हैं, अब इसमें कई सारे बीटल आते हैं। जैसे हम बात करें खपरा बीटल हो गया, पल्स बीटल हो गया हमारे, इसके अतिरिक्त हम बात करें रेड पम्पकिन बीटल हो गया। जितने भी ये बीटल होते हैं, स्केराबीट बीटल हो गया, जितने भी बीटल होते हैं उनका जो हेड होता है वो किस प्रकार का होता है? प्रोग्नेथस टाइप का इनका हेड होता है, ये हमें याद रखना है। और जब कभी भी आपने बीटल को देखा, जैसे आपने अगर खपरा बीटल को अगर ध्यान से देखा, अगर उसको नजदीक से देखा हो तो आपने उसका अगर हेड देखा होगा तो वो इस प्रकार से होता है। जो कीट होता है वो इस प्रकार से होता है, और यहाँ से इसके इस प्रकार से ये लेग्स और पंख निकले हुए होते हैं, और इसका जो हेड होता है वो बिल्कुल शरीर के सामने की तरफ होता है, यानी कि ये इस प्रकार से होता है। जो
जो अगर डिजिटल बोर्ड होता है तो उसमें आपको मैं डायग्राम भी बता देता, लेकिन अब जो संसाधनों की कमी है तो मैं जितना हो सके तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। जो बीटल जो होते हैं, बीटल इस प्रकार के उनकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उनका जो हेड होता है वो किस प्रकार का होता है, बिल्कुल एक सामने की तरफ निकला हुआ होता है। और वो जो सामने की तरफ निकला हुआ होता है वो किस प्रकार का होता है, प्रोग्नेथस टाइप का होता है। और इनके अंदर जो एंगल बन रहा है, अभी इसको अगर हम एंगल की बात करें तो इनका जो हेड होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एकदम इसको हम अगर दो भागों में काटेंगे तो बिल्कुल एकदम ये सीधा कट जाता है। इसीलिए ये जो एंगल बनाता है किस प्रकार का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा सिर का कौन सा प्रकार है जो जिसके अंदर पाए जाने वाले जो कीट होते हैं वो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, 180 डिग्री के कोण पर अपना हेड रखते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारे बीटल हो जाएंगे। अब बीटल के अंदर सारे बीटल आ जाते हैं, जैसे मैंने 2-3 का आपको एग्जांपल बताया। खपरा बीटल आ गया, हमारा व्हाइट गर्ब आ गया, इसका अतिरिक्त हम बात करें पल्स बीटल आ गया, स्क्रैबिड बीटल आ गया, इसका अतिरिक्त हम बात करें हमारे रेड पंकिन बीटल आ गया। जितने भी बीटल हैं वो सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हम बात करें गडल बीटल हो गया, सोयाबीन के अंदर लगता है। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको बीटल के नाम बताए उनके अंदर जो हेड होता है वो प्रोग्नेथस टाइप का होता है और 180 डिग्री का ये एंगल बनाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं हाइपोग्नेथस प्रकार के। हाइपोग्नेथस प्रकार की बात करें तो हाइपोग्नेथस प्रकार का जो सिर होता है, इस प्रकार के सिर की क्या विशेषता होती है, तो ये जो सिर होता है ये कीटों का जो शरीर होता है, कीटों के शरीर में नीचे की ओर झुका होता है। कीटों के शरीर में नीचे की ओर झुका हुआ, नीचे की ओर झुका हुआ होता है, नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इस प्रकार के जो हेड होते हैं, जो सिर होता है, उस सिर की क्या विशेषता होती है, तो ऐसे कीट जिनमें जो सिर होगा वो सिर क्या होगा, शरीर में नीचे की तरफ झुका होगा। जैसे आपने उदाहरण के रूप में आपने अगर टिड्डी को देखा है, टिड्डी या लोकस्ट या ग्रास ओपर को, टिड्डी व ग्रास ओपर, ठीक है ना। अगर आपने इन दोनों को अगर देखा है, अगर टिड्डी को देखा है तो टिड्डी को ध्यान से देखना, नज़दीक जाकर उसका जो हेड होगा वो क्या होगा, टिड्डी की जो आकृति होती है वो जनरली किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। ये हमारा थोरैक्स हो जाएगा और ये इस प्रकार से नुकीला जो होता है थोड़ा वो, ये हमारा, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। जो इसका जो हेड होता है ये इसका पूरा हेड हो जाता है। हेड जो होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। और आपने अगर उसको ध्यान से देखा है, डायग्राम को देखना, उसका जो हेड होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो ऐसे जो है इस प्रकार का जो हेड होता है उसको हम हाइपोग्नेथस टाइप का हेड कहते हैं। और ये किसके अंदर पाया जाता है, तो टिड्डी और ग्रास ओपर के अंदर पाया जाता है, टिड्डी और ग्रास ओपर के अंदर पाया जाता है। और ये किस प्रकार का एंगल बनाता है, तो शरीर के सापेक्ष में देखें तो शरीर के सापेक्ष में ये किस प्रकार का बना रहा है, ये इसकी ऊपरी सतह हो जाएगी। और इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो ये यहाँ पर किस प्रकार का 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये प्रश्न आप पूछा हुआ है कि ऐसे कौन से कीट हैं जो ऐसे किस प्रकार के कीट हैं जिनके अंदर जो सिर होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो हमारे टिड्डी और ग्रास ओपर हो जाएगा। ये हमें याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका पूरा सिर होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। नीचे की तरफ झुका होने की वजह से किस प्रकार 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाता है, ये हमें याद रखना है। तो 180 डिग्री का कोण बनाता है, बीटल बनाता है, और ग्रास ओपर टिड्डी जो हो जाएंगे वो हमारे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं ओपिस्थोग्नेथस की बात करें तो ओपिस्थोग्नेथस में क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइपोग्नेथस है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी ओपिस्थोग्नेथस के अंदर क्या होता है, इसमें तो जो हाइपोग्नेथस है इसके अंदर तो जो सिर होता है वो नीचे की तरफ लटका रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, पीछे की ओर ये उल्टा लटका रहता है। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है। इसमें जो हेड होता है वो शरीर के उल्टा साइड में लटका रहता है, ये इसकी विशेषता होती है। और ये किस में पाया जाता है, तो इसका उदाहरण याद रखना, बग्स। जितने भी बग्स हो जाएंगे वो सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे, किसके अंदर आ जाएंगे, ओपिस्थोग्नेथस। जैसे हम बात करें कॉटन बग हो गया, हमारे आम का मिली बग हो गया, इसका अतिरिक्त हम बात करें आम का मिली बग हो गया, कॉटन बग हो गया। इसका अतिरिक्त बात करें हम राइस के अंदर जो बग लगता है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो कई सारी बग्स जो होती हैं, जितने भी बग्स जो होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, उनका जो हेड होता है वो ओपिस्थोग्नेथस टाइप का होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनके नाम पता होना चाहिए, प्रोग्नेथस, हाइपोग्नेथस और ओपिस्थोग्नेथस। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इनकी क्या क्या विशेषता होती है। तो जो प्रोग्नेथस टाइप का जो होता है हेड, वो किस प्रकार का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो कीटों के अंदर जो शरीर, कीटों का जो शरीर होता है वो उसके अंदर जो हेड होता है वो बिल्कुल सामने की तरफ होता है, ठीक है ना। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, बीटल के अंदर पाए जाते हैं। जितने भी बीटल होते हैं सारे आ जाते हैं इसके अंदर। हाइपोग्नेथस की बात करें तो ये कीटों में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यह हमें याद रखना है। और ये क्या होता है, शरीर में नीचे की तरफ झुका होता है इनका, या फिर हम कह सकते हैं जो सिर होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, जमीन की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है ना। ये किस में पाया जाता है, ये हमारे टिड्डी होगा, ग्रास ओपर में पाया जाता है। ओपिस्थोग्नेथस की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, ज़्यादातर ये किस में, बग में पाए जाते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है, तो ये जनरली हमारा हाइपोग्नेथस टाइप का होता है, इससे वो जस्ट उल्टा होता है, यानी कि पीछे की ओर या उल्टा लटका होता है। इनका जो सिर होता है वो उल्टा लटका होता है, जो किस में पाया जाता है, बग में पाया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे जो हेड होते हैं इनके टाइप्स कंप्लीट होते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कंपाउंड आई के बारे में, हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कंपाउंड आई के बारे में। अगला जो हमारे इसके अंदर पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, संयुक्त नेत्र। संयुक्त
नेत्र, संयुक्त नेत्र को हम कंपाउंड आई के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में 4-5 बातें हमको पता होनी चाहिए जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें जो संयुक्त नेत्र जो होते हैं, संयुक्त नेत्र जो होते हैं यह इनसे मिलकर बने होते हैं। संयुक्त नेत्र किनसे मिलकर बने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो जो संयुक्त नेत्र होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ओमेटिडिया की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ओमेटिडिया की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। जो संयुक्त नेत्र जो होते हैं ये किनसे मिलकर बने होते हैं, तो ओमेटिडिया की कई सारी इकाई पाई जाती हैं, यूनिट्स पाई जाती हैं, तो उनसे मिलकर कौन बना होता है, हमारे कंपाउंड आई मिलकर बना होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर बात करें ये किसमें पाया जाता है, जो हमारे संयुक्त नेत्र जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखना, इसको नोट लगा के लिखना, ये केवल और केवल वयस्क या एडल्ट वयस्क कीटों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। किसमें पाए जाते हैं, तो वयस्क कीटों में पाए जाते हैं, यानी कि जो किसी भी कीट के अंदर या तो 3 स्टेज हो सकती है या फिर 4 स्टेज हो सकती है। जैसे 4 स्टेज किसके अंदर होगी, जैसे हम बात करें अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, और 3 स्टेज हो सकती है अंडा, निम्फ और वयस्क, ठीक है ना। उनमें से जितने भी वयस्क होंगे उन सभी के अंदर, वयस्कों के अंदर हमारे कंपाउंड या संयुक्त नेत्र पाए जाएंगे। लेकिन जो लार्वा जो अवस्था होती है, लार्वा या निम्फ जो अवस्था होती है, उसके अंदर हमारे कंपाउंड नहीं पाए जाते हैं। कंपाउंड आई की जगह वहाँ पर ओसिली एक दूसरी संरचना पाई जाती है जिनको हम सरल नेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वो अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो जो संयुक्त नेत्र होते हैं वो केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं, वयस्कों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर नोट लगा के लिखना, लार्वा या निम्फ में अनुपस्थित होते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। जो संयुक्त नेत्र होते हैं ये केवल और केवल वयस्कों में पाए जाते हैं, लार्वा और निम्फ में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो संयुक्त नेत्र होते हैं इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। संयुक्त नेत्र के प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो संयुक्त नेत्र का जो प्रमुख कार्य होते हैं वो क्या होता है, तो इनका पहला कार्य हो जाएगा रंग भेद करना। क्या करना, रंग भेद करना। किसका काम होता है, रंग भेद करना। तो रंग भेद करना ये हमारे जो संयुक्त नेत्र होता है इनका काम होता है। जैसे रंग भेद किस प्रकार से, जैसे हम जनरली इसको हम उदाहरण के रूप में टिड्डी के केस में बात करें तो टिड्डी के अंदर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाए जाते हैं, और जब भी हम खेत के अंदर जाते हैं तो वो रंग भेद कर लेते हैं, यानी कि जब भी हम खेत में जाते हैं तो टिड्डी जो होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है, और जैसे हम उसके फसल के पास दूर से अगर हमें टिड्डी नहीं दिखाई देती, जैसे हम उसके पास में जाते हैं तो वो टिड्डी है जो खेत से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। तो ये जो रंग भेद करने का जो काम होता है वो किसमें होता है, संयुक्त आंखों का, संयुक्त नेत्रों का होता है, जिसमें क्या होता है वो कलर परिवर्तित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कलर परिवर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उनको पहचान नहीं पाते। वो जनरली जो ये रंग भेद का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या, इससे सुरक्षा करने का होता है। यानी कि जैसे हम उदाहरण के रूप में टिड्डी की बात करें तो टिड्डी फसल भी हमारे हरे रंग की होती है और टिड्डियाँ भी ज़्यादातर ग्रीन रंग की, हरे रंग की होती हैं। तो उसमें हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन सी फसल है और फसल के ऊपर टिड्डी बैठी हुई है, लग रही है या नहीं लग रही है, तो उसमें हम पहचान नहीं कर पाते। तो उसके पीछे का जो प्रमुख कारण क्या होता है, रंग भेद कर लेते हैं। उनके जो कंपाउंड आई होते हैं वो रंग भेद कर लेते हैं, जिनकी वजह से हम उनको देख नहीं पाते हैं। और जैसे हम फसल के पास में जाते हैं वो वहाँ से उड़ जाते हैं, तो वो ये उसमें रंग भेद की वजह से ये सब कुछ हो पाता है, ठीक है ना। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, रंग भेद करना होता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पर चर्चा करी ली हमने कि ये लार्वा और निम्फ में अनुपस्थित होते हैं। तो लार्वा और निम्फ में क्या पाए जाएंगे, जो लार्वा या निम्फ जो हैं, ये लार्वा और निम्फ क्या होता है, इसको हम जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका कीटों का क्लासिफिकेशन देखेंगे तब इसके अंदर डिटेल्स हम चर्चा करेंगे, लार्वा क्या होता है और निम्फ क्या होता है, ठीक है ना। उसके अंदर हम जब क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे तब वो ये दोनों चीज़ वहाँ पर आएंगी, तब वहाँ पर देखेंगे। अभी केवल और केवल याद रखना लार्वा और निम्फ, ठीक है ना। लार्वा और निम्फ की बात करें तो लार्वा और निम्फ में क्या होता है, तो संयुक्त नेत्र की जगह क्या पाया जाता है, हमारे सरल नेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सरल नेत्र पाए जाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में ओसिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओसिली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ओसिली के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रश्न आ सकता है कि जो लार्वा या फिर जो निम्फ होती हैं उनमें संयुक्त नेत्र की जगह क्या पाया जाता है, तो सरल नेत्र या ओसिली पाया जाता है, ये हमें याद रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है ओसिली के बारे में, ठीक है ना। तो ओसिली प्रश्न आ सकता है कि या तो फिर किस के अंदर पाया जाता है, या फिर प्रश्न आ सकता है दूसरी तरह से कि ओसिली क्या है, ठीक है ना। तो ओसिली क्या है, तो ओसिली को हम सरल नेत्र के नाम से जानते हैं, जो क्या करते हैं लार्वा और निम्फ में पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में इसका हम फंक्शन की बात करें तो जैसे जो संयुक्त नेत्र होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, संयुक्त नेत्र का मुख्य कार्य होता है रंग भेद करना। लेकिन इसमें याद रखना जो हमारे ओसिली और जो सरल नेत्र होते हैं ये क्या करते हैं, रंग भेद नहीं कर सकते, रंग भेद नहीं कर सकते। और जब भी आप खेतों में गए होंगे तो खेतों में आप जब भी जाते हैं तो जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, कातरा की बात करें, या फिर हम जो पोट बोरर, जो ग्राम पोट बोरर होता है, फली छेदक जो होता है चने का, इनका तो जिनके अंदर भी लार्वा नुकसान पहुंचाती है, उन लार्वा अवस्था को हम खेत में जाते हैं देख सकते हैं। उन लटों को हम आसानी से पहचान जाते हैं कि उनके अंदर ये लटे हैं जो ये नुकसान पहुंचा रही फसलों के अंदर। कई सारी फसलें होती है जिनके अंदर लार्वा हानिकारक अवस्था होती है, तो वो फसलों को लार्वा नुकसान पहुंचाती है। तो लार्वा के अंदर संयुक्त नेत्र नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो रंग भेद नहीं कर पाती हैं, और उनको हम ऐसे के एज इट इज देख सकते हैं। उनका कलर किस प्रकार, किसी का ब्राउन कलर होता है, किसी का ब्लैक कलर होता है, किसी का ब्लैक ब्राउन होता है, तो वो मिक्स रूप में होता है, तो उनको हम आसानी से पहचान जाते हैं। तो उनको पहचानने का जो पीछे का जो मुख्य कारण है, उनके अंदर क्या होता है, रंग भेद करने की क्षमता नहीं होती है, और
रंग भेद करने की क्षमता नहीं होती है, और इसके अंदर क्या होता है तो संयुक्त नेत्र अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से रंग भेद नहीं कर पाते हैं। और इनमें संयुक्त नेत्र की जगह क्या पाया जाता है, सरल नेत्र पाए जाते हैं, जिनको हम ओसिली के नाम से जानते हैं, जो रंग भेद नहीं करते हैं। और इसी वजह से हम उनको जैसे खेतों में जाते हैं और खेतों में जाने के बाद में हम उनको आसानी से पहचान जाते हैं कि कौन सी लार्वा है और कौन सा वयस्क है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे संयुक्त नेत्र से रिलेटेड जितने भी मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एंटीना के बारे में, हम चर्चा करते हैं एंटीना के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इसके बाद हम एंटीना के बारे में हम चर्चा करें हेड के अंदर। तो अब यहाँ से हमारा जो हेड है वो उसका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जो सिर है, इनके सिर के दो मुख्य उपांग पाए जाते हैं, एक तो होता है एंटीना और एक होता है हमारे माउथ पार्ट या मुखांग होते हैं। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे से प्रश्न बनते रहते हैं। तो आप पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा यहाँ से अच्छे से, और साथ साथ में आप भी अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। अब हम इसमें सिर के अंदर देखते हैं इसके प्रमुख उपांग, ठीक है ना। उपांग की बात करें, उपांग क्या होता है तो उपांग का अर्थ होता है सिर के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से अंग होते हैं, उन्हीं अंगों को संयुक्त रूप से हम उपांग के नाम से जानते हैं। तो जो सिर होता है इसके अंदर मुख्य रूप से दो उपांग पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है हमारा एंटीना, ठीक है ना, और दूसरा होता है इसके अंदर मुखांग, या इसी को हम बोलते हैं माउथ पार्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो आज की सेशन में केवल और केवल हम एंटीना के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम डिटेल से मुखांग के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को हम सेपरेट पढ़ेंगे ताकि हमारा सेशन भी लंबा ना हो और आप भी किसी प्रकार से आपको भी समस्या उत्पन्न नहीं हो याद करने के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर चर्चा करते हैं एंटीना, ठीक है ना। एंटीना या इसी को हम श्रृंगिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, श्रृंगिका के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। एंटीना को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, श्रृंगिका के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसके अंदर बात करते हैं एंटीना की बात करें तो एंटीना के बारे में जो 4-5 बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला हम बात करें एंटीना की बात करें तो ये कीटों में कितने जोड़ी पाए जाते हैं। तो ये जो इंसेक्ट जो होते हैं, जितने भी कीट होते हैं उन सभी कीटों के अंदर एंटीना जो होती है वो कितने, एक जोड़ी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है, या 1 पेयर के रूप में पाई जाती है। जिनकी संख्या कितनी होती है, जिनकी संख्या की बात करें तो संख्या हो जाएगी इनकी 2 संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। संख्या के रूप में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जोड़े के रूप में 1 जोड़ी हो जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें जो एंटीना जो होती हैं ये कितने भागों में विभाजित होती है। तो जो एंटीना जो होती है ये 3 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है, 3 भागों में ये विभाजित होती है। कौन कौन से, तो सबसे पहला तो आता है इसके अंदर स्केप, दूसरा हो जाएगा पेडिसिल या पेडिसल, और तीसरा हो जाएगा इसके अंदर फ्लैजिला या फ्लैजिलम, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है ना। कई जगह इसको फ्लैजिला को फ्लैजिलम भी लिखा जाता है, तो वो हमें इतना ध्यान नहीं देना है, हमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक जोड़ी पाई जाती है, और इसके अंदर जो एंटीना जो होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन सी, स्केप, पेडिसल और फ्लैजिला। अब ये क्या होते हैं इनको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं, वो है प्रत्येक कीटों में एंटीना अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे उन सभी इंसेक्ट की जो एंटीना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इवन यहाँ तक कि अगर सेम स्पीसीज के भी अगर इंसेक्ट है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, तो उनमें भी हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर जो एंटीना है वो अलग प्रकार की और मेल के अंदर अलग प्रकार की है। तो उन सभी के बारे में हम इतना डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर केवल और केवल उन्हीं कीटों से प्रश्न आते हैं जो या तो सबसे ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं या सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सबसे पहले जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक पॉसिबल नहीं है, जितने भी लगभग हजारों प्रकार के इंसेक्ट होते हैं और हजारों प्रकार की एंटीना होती है, तो वो सभी हमें याद नहीं करने हैं। हमें केवल और केवल हमारे एग्जाम के अंदर जो काला गोला हम करके आएंगे वो हमारे सही होना चाहिए, बस यहाँ तक कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रत्येक कीटों में एंटीना अलग अलग प्रकार की होती है। इवन यहाँ तक कि जो सेम स्पीसीज होती है उनमें भी एंटीना अलग अलग प्रकार की हो सकती है। फीमेल में अलग प्रकार की हो सकती है और मेल के अंदर अलग प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जो इसके 3 भाग होते हैं, इन 3 भागों की जो एक स्ट्रक्चर बनती है वो संरचना की बात करते हैं, और उस संरचना के बाद में हम उसी संरचना को कुछ मॉडिफाई करके इसके अलग अलग प्रकार होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इसके एक संरचना के बारे में हम चर्चा करते हैं। एंटीना की संरचना की बात करें तो एंटीना में कितने भाग होते हैं ये तो हमें पता है, स्केप, पेडिसल और फ्लैजिला हो जाएगा, ठीक है ना। स्केप, पेडिसल और फ्लैजिला। तो इसकी बात करें तो
ठीक है ना। इस प्रकार से ये एक एंटीना की मैं ये जो संरचना बनाई है ये केवल नॉर्मल एंटीना की स्ट्रक्चर है, किसी वर्ग विशेष की मैं नहीं बना रहा हूँ। जैसे हम थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करेंगे सिटेशियस टाइप की एंटीना किसमें पाई जाती है, तो वो एक अलग प्रकार का हो जाता है। लेकिन मैं ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये ओवरऑल जितने भी एंटीना होते हैं उनके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर इंसेक्ट का अगर डिटेल से एनालिसिस करते हैं तो इंसेक्ट के अंदर पर्टिकुलर एक इंसेक्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की हमारे एंटीना पाई जाती है। लेकिन उनके अंदर जो पार्ट होते हैं 3 पार्ट पाए जाते हैं सभी के अंदर, इसके पेडिसल और फ्लैजिला। अब ये जो फ्लैजिला है इसकी आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट भाग जो ये होता है, ये वाला भाग हमारा कहलाता है, यह कहलाता है हमारा हेड कैप्सूल। हेड कैप्सूल क्या कहलाता है? ये हेड कैप्सूल कहलाता है। और हेड कैप्सूल किससे जुड़ा रहता है? तो ये हमारा जो हेड जो सिर होता है उससे जुड़ा रहता है, जिसको हम हेड कैप्सूल कहते हैं। और हेड कैप्सूल का जो मुख्य कार्य है या हेड कैप्सूल की जो सुरक्षा करने का जो मुख्य कार्य होता है ये किसका होता है? तो टेंटोरियम का होता है। टेंटोरियम क्या होता है? तो ये मैंने आपको जब बॉडी वॉल पढ़ा था हमने इंटेगुलेंट पढ़ा था, यानी कि जो उसकी जो बाह्य आवरण होता है वो जब पढ़ा था तब मैंने आपको एक तो परत के बारे में पढ़ा था, लेयर के बारे में पढ़ाया था, क्यूटिकल के बारे में पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था जो टेंटोरियम जो होता है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो क्यूटिकल के द्वारा इसका निर्माण होता है। वो इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो हेड कैप्सूल की सुरक्षा करने का काम करता है। ये हेड कैप्सूल क्या होता है? तो हेड के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना होती है जो क्या करता है, जो एंटेना जो जुड़ी रहती है वो किससे जुड़ी रहती है? हेड कैप्सूल से जुड़ी रहती है। और इसकी जो सुरक्षा करने का कार्य होता है वो किसका होता है? टेंटोरियम का होता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। तो पहला तो कौन सा हो जाएगा? हेड कैप्सूल हो जाएगा। और ये जो इसके बाद में ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला भाग हो जाएगा हमारे स्केप। क्या हो जाएगा? स्केप हो जाएगा। और ये जो बीच का जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग हो जाएगा हमारे पेडिसल। क्या हो जाएगा? पेडिसिल। ये बीच वाला जो भाग हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पेडिसिल हो जाएगा। ठीक है ना। बीच वाला भाग पेडिसिल हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भाग हो जाएगा हमारे फ्लैजिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैजिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैजिला हो जाएगा। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। इवन यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आया तो थम्स अप कर देना, आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देना। ठीक है ना। उसके फिर से भी याद रखना इसको, हेड कैप्सूल से जुड़ा रहता है, जिसका हेड कैप्सूल का सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है? टेंटोरियम का होता है। उसके बाद में आता है हमारा स्केप, उसके बाद में आता है पेडिसल, उसके बाद में आता है फ्लैजिला। उसके बाद में हम थोड़ा और इसको डिटेल से और थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो आपको पेडिसल वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, पेडिसल वाले भाग के अंदर एक अंग पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम सेंसर ऑर्गन के नाम से जानते हैं। जो पेडिसल वाला जो भाग होता है ये ऊपर वाला आपने उतार लिया तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। उसके बाद में हम पेडिसल के बारे में जो 1-2 पॉइंट है वो हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। ये हमारे स्ट्रक्चर है, ये हमारी संरचना हो गई, ये हमारी संरचना होगी किसकी? एंटीना की संरचना होगी। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो पेडिसल वाला जो भाग होता है, ये वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला बॉक्स, इस वाले बॉक्स के अंदर एक प्रकार का सेंसर ऑर्गन पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं सेंसर ऑर्गन पाया जाता है, जो क्या करता है जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट को किस दिशा में जाना है, कहाँ से भोजन प्राप्त करना है, कहाँ से उनको ध्वनि आवाज़ सुनाई दे रही है और कहाँ से उनको प्रतिक्रिया वापस उनको पहुँचानी है, ये जो सभी कार्य होता है वो सभी कार्य किसका होता है? सेंसर ऑर्गन का होता है। सेंसर ऑर्गन का होता है। और इस सेंसर ऑर्गन का जो नाम है वो हो जाएगा जॉन्सन। कौन सा एक सेंसर ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम जॉन्सन अंग के नाम से जानते हैं? किस अंग से जानते हैं? जॉन्सन अंग के नाम से जानते हैं। जॉन्सन अंग के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जॉन्सन अंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो पहला तो कार्य हो जाएगा इसका फंक्शन की बात करें तो कीटों के अंदर जो भी स्वाद ज्ञान आएगा, स्वाद ज्ञान यानी कि ये जो भी ये भोजन प्राप्त करेंगे उससे किस प्रकार का इनको स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, उसका जो पता चलता है वो जॉन्सन अंग की सहायता से चलता है। दूसरा हम फंक्शन की बात करें तो दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान भी इनको जॉन्सन अंग की वजह से होता है। किस दिशा में जाना है, किस दिशा में हमको नहीं जाना है, किस दिशा में हमको भोजन प्राप्ति अच्छे से होगा, वो भी इनको इसी जॉन्सन अंग की वजह से होता है। दूसरा हम बात करें स्वाद ज्ञान हो गया, दिशा ज्ञान हो गया। और तीसरा हो जाएगा इसके अंदर स्पर्श ज्ञान। स्पर्श ज्ञान यानी कि किस चीज़ को हमें स्पर्श करना है, यानी कि जैसे फसल को स्पर्श करेंगे तो उससे उनको अनुभव पता चल जाएगा कि उसके अंदर किस प्रकार का भोजन है। वो सारा का सारा जो जितना भी इनको बाहर से जो भी संवेदनाएं इनको मिलती हैं, जो भी कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, वो जो सभी का सभी कार्य किसकी वजह से होता है? जॉन्सन अंग की वजह से होता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सेंसर ऑर्गन के नाम से हम जानते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 3-4 बिंदु है जो इसके अंदर पता होना चाहिए कि जॉन्सन अंग के क्या क्या कार्य होते हैं, ये हमने देखा। ठीक है ना। तो ये याद रखना है जॉन्सन अंग कौन है? तो एक वैज्ञानिक हुए थे। ये जॉन्सन कौन है? तो ये वैज्ञानिक होते हैं। और इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा ये जो सेंसर ऑर्गन पाया जाता है पेडिसल के अंदर, इनके द्वारा खोज की गई थी। और इन्हीं वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम के आधार पर इस ऑर्गन का नाम कर दिया गया। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? जॉन्सन था। क्या नाम था? जॉन्सन था। और उन्हीं के सम्मान में ये नाम रख दिया गया जॉन्सन अंग। ये हमें याद रखना। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? पेडिसल के बारे में हमने देखा। पेडिसल के अंदर क्या पाया जाता है? सेंसर ऑर्गन पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं संवेदी अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंसर ऑर्गन को और नाम से हम जान सकते हैं
संवेदी अंग के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संवेदी अंग के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न आ सकता है कि जो एंटीना होती है, एंटीना के किस भाग के अंदर हमारे सेंसर ऑर्गन जॉनसन अंग पाए जाते हैं, तो वो हमारे किस भाग के अंदर पाए जाते हैं? पेडिसल के अंदर पाए जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। पहला प्रश्न तो यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न बनेगा, अब हम बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो फ्लैजिला आपको दिखाई दे रही है, ये फ्लैजिला कई खंडों में अलग अलग जो सेगमेंट होते हैं, इसके जो फ्लैजिला होता है ये कई खंडों से मिलकर बनी होती है। यानी कि इसमें तो आपको क्या 5 खंड दिखाई दे रहे हैं, कई सारे ऐसे कीट होते हैं जिसके अंदर जो हमारे जो फ्लैजिला या फ्लैजिलम जो होती है ये 4 खंडों से भी मिलकर बनी होती है। किसी के अंदर होते हैं जो ये 10 खंडों तक चली जाती है, इस प्रकार आगे से आगे बढ़ती जाती है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो फ्लैजिला होते हैं ये कई खंड युक्त होती है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर 8 से लेकर 10 तक सेगमेंट पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम बात करें ये जो फ्लैजिला है, अब ये फ्लैजिला की अलग अलग आकृति के आधार पर जो हमारे एंटीना होती है इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जो अब हम इसके बाद में एंटीना के प्रकार के बारे में अभी थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो एंटीना के जो प्रकार होते हैं वो एंटीना के प्रकार किसके आधार पर बताए गए हैं? तो जो ये फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के आधार पर ही एंटीना के प्रकार बताए गए। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी ये नॉर्मल एंटीना, अगर इस नॉर्मल एंटीना के ऊपर अगर इस प्रकार से दानेनुमा अगर संरचना पाई जाएगी, जो एंटीना है इस एंटीना के ऊपर इस प्रकार से अगर दानेनुमा संरचना पाई जाएगी तो उसे हम एक विशेष नाम से, अलग नाम से जानते हैं। अगर इसी एंटीना पर अगर बाल जैसी इस प्रकार से संरचना पाई जाएगी, हेयर बाल के नुमा अगर इस प्रकार से संरचना पाई जाएगी तो उसे हम अलग प्रकार की एंटीना कहते हैं। अगर ये जो फ्लैजिला है इसी के ऊपर क्या होगा, तो इसी के ऊपर जो हमारी सो होती है, यानी कि जो दराती होती है, दराती के नुमा ऐसे इस प्रकार से इसमें तीखे तीखे नुमा ऐसे उबार पाए जाएंगे, तो इसको एक अलग प्रकार के एंटीना का हम से जानते हैं। अगर इसी फ्लैजिला के ऊपर कील के जैसी इस संरचना पाई जाएगी तो उसे हम अलग प्रकार के एंटीना के नाम से जानते हैं। तो जो एंटीना का जो वर्गीकरण किया गया है, ये एंटीना के जो प्रकार आते हैं वो किस आधार पर किए गए हैं? तो वो फ्लैजिला के आधार पर किया गया है। तो फ्लैजिला की संरचना किस प्रकार की, वो मैंने आपको बता दिया। किसी में कील के प्रकार की है, या फिर किसी में अगर बाल पाए जा रहे हैं तो वो अलग प्रकार हो जाएगा। किसी के अंदर यदि छोटे छोटे दाने पाए जा रहे हैं, बीड पाए जा रहे हैं, तो वो एक अलग प्रकार हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो वो अब हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखते हैं हम एंटीना के प्रकार। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, सेंसर ऑर्गन किस में पाए जाते हैं? तो वो हमारे पेडिसल के अंदर पाए जाते हैं, और उस अंग का नाम क्या हो जाएगा? जॉनसन अंग हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीना के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। एंटीना के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीना। टाइप्स ऑफ एंटीना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप भी टॉपिक डाल देना टाइप्स। तो अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं एंटीना के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो एंटीना के प्रकार को देखने से पहले एक ट्रिक देखेंगे जिसके अंदर आपको लगभग 8 से 10 एंटीना के प्रकार आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। जनरली हम यहाँ पर जो जितने भी अभी एंटीना के प्रकार देखने वाले हैं ये एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आप एग्जाम दीजिए जिसके अंदर एंटोमोलॉजी आती है, उसके अंदर निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि एक ना एक प्रश्न तो आपको एंटीना से मिल ही जाएगा, वहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एंटीना के केवल 8 से 10 प्रकार देखेंगे, जिसके अंदर जो केवल परीक्षा उपयोगी एंटीना है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारे एंटीना के प्रकार है, लेकिन पढ़ने से क्या, ऐसे पढ़ने से भी क्या फायदा है जो हमारे एग्जाम के अंदर हमें नंबर ना दिला सके, ठीक है ना। तो हम इसमें देखते हैं एंटीना के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रिक के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। ट्रिक, और आप भी जब भी किसी भी चीज़ को याद करो, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है तो आप उसकी एक अच्छे से ट्रिक बना लेना जो आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि ये जितनी भी रटने वाली चीज़ें होती है, ये रटना हम इनको रट तो सकते हैं लेकिन कुछ समय बाद में हम इनको वापस से भूल जाएंगे। क्योंकि एंटीना जो होती है ये इनका अगर हमने नाम याद कर लिया तो इनके अंदर कौन से इंसेक्ट आएंगे वो इंसेक्ट हम भूल जाते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम सबसे पहले हम ये तो पता रहेगा कि ये इस प्रकार की एंटीना होती तो है। उसके बाद में हम आधा काम तो हमारा ऐसे हो जाएगा कि हमने सबसे पहले एंटीना का प्रकार देख लिया, उसके बाद में हम उनके इंसेक्ट को हम आसानी से याद कर सकते हैं कि किस एंटीना के अंदर किस प्रकार का इंसेक्ट आएगा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। तो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हो जाएगी इसके अंदर जीपीएस सफल हो गया, एबीसी की फोटो, एबीसी की फोटो लेने में, ठीक है ना। जो हमारा जीपीएस है वो सफल हो गया एबीसी की फोटो लेने में, ठीक है ना। ये ट्रिक मैंने अपने अनुरूप बनाई है जो मेरे को अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर आपके 10 एंटीना के जो टाइप हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीपीएस सफल हो गया एबीसी, ठीक है ना। यहाँ पर एबीसी क्या है तो हमारे इसके अंदर हो जाएगा हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसको आप याद करना। इसका कोई औचित्य नहीं है कि इसका क्या सेंस निकल रहा है, हमें केवल और केवल हमारा मेन उद्देश्य है हमें एंटीना के प्रकार आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर जी की बात करें तो जी का अर्थ हो जाएगा जेनिकुलेट। क्या हो जाएगा? जेनिकुलेट। क्या हो जाएगा? जेनिकुलेट, ठीक है ना। जेनिकुलेट। पी की बात करें तो पी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पेक्टिनेट। क्या हो जाएगा? जी का अर्थ हो जाएगा जेनिकुलेट, पी का अर्थ हो जाएगा पेक्टिनेट, एस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर सिटेसियस।
सिटेशियस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे एस। एस की बात करें तो एस का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा सीरेट, क्या हो जाएगा, सीरेट, ठीक है ना। उसके बाद आता है एफ। एफ की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, एफ का अर्थ हो जाएगा फिलीफॉर्म, क्या हो जाएगा, फिलीफॉर्म, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिलीफॉर्म। और एम का हो जाएगा, एम की बात करें तो एम का हो जाएगा मोनिली, मोनिली फार्म, क्या हो जाएगा, मोनिली फार्म। उसके बाद आता है हमारे एल। एल की बात करें तो एल का अर्थ हो जाएगा लेमी, लेमीनेट, क्या हो जाएगा, लेमीनेट, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। लेमीनेट नहीं, लेमीलेट हो जाएगा यहाँ पर, लेमीलेट, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये कितने प्रकार हो गए, 7 प्रकार ये हो गए। उसके बाद में 3 और है जो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अब इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जेनिकुलेट प्रकार की जो एंटीना होती है किस इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है, ये हम याद रखना, ठीक है ना। तो जो जेनिकुलेट प्रकार की जो एंटीना होती है ये हमारे किस में पाई जाती है, मधुमक्खी में पाई जाती है। मधुमक्खी जिसको हम हनी बी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर जो एंटीना पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, जेनिकुलेट की। अगर आपको ये ट्रिक भी याद होगी तो यकीन मान के चलिएगा कि एंटीना के अंदर आपके लगभग 50 से 60% काम आपका आसानी से हो गया, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको या तो इंसेक्ट का नाम दे दिया जाएगा या फिर एंटीना का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में आपको इनमें से पहचानना रहेगा कि किस प्रकार की एंटीना किस इंसेक्ट में पाई जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये जनरली ये जितने भी अभी मैंने यहाँ पे ये एंटीना का नाम लिखे हैं, इन एंटीना ये एंटीना किस कीट के अंदर पाई जाती है, इन कीटों को आप जनरली सभी जानते हो, ठीक है ना। तो वो आपको स्वतः याद हो जाएगी। और जितने भी यहाँ पर अभी मैं इंसेक्ट के नाम बताने वाला हूँ, ये आप कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या इनको आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ठीक है ना। उसके बाद में आता है, हम बात करें पेक्टिनेट। पेक्टिनेट प्रकार की जो हमारे ये जो एंटीना होती है ये पाई जाती है मौत के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, सलब के अंदर। सलब, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, मौत, ठीक है ना, पेक्टिनेट। उसके बाद में आता है सिटेशियस। सिटेशियस की बात करें तो सिटेशियस सबसे पहले हम देखते हैं सिटेशियस जो होती है ये किस प्रकार की होती है, तो लाइक हेयर। अभी लाइक हेयर क्या होता है इसको हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिटेशियस प्रकार की जो एंटीना होती है वो किस कीट में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम सीरेट। सीरेट की बात करें तो ये हो जाएगा लाइक सा, ठीक है ना। सीरेट की बात करें तो ये पाए जाते हैं हमारे पल्स बीटल। पल्स ये किसके अंदर पाई जाती है, सीरेट प्रकार की जो होती है ये पाई जाती है हमारे पल्स बीटल के अंदर। फिलीफॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगी हमारे लाइक थ्रेड प्रकार की होती है, और ये पाई जाती है फिलीफॉर्म जो होती है ये हमारे पाई जाती है ग्रास होपर में। किसके अंदर पाई जाती है, ग्रास होपर या ग्रास होपर। इसी के अलावा पाई जाती है टिड्डी या लोकस्ट के अंदर पाई जाती है, टिड्डी या लोकस्ट के अंदर पाई जाती है। उसके बाद आता है मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म की बात करें तो ये होता जाएगा लाइक बीड, ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा हमारे बीड, यानी कि हम कह सकते हैं बीड का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर दाने नुमा। ये पाई जाती है मोनिलीफॉर्म, दीमक के अंदर टर्माइट में पाई जाती है। उसके बाद आता है लेमिलेट की बात करें तो लेमिलेट हो जाएगा हमारे सफ़ेद लट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सफ़ेद लट। लेमिनेट की बात करें तो लेमिनेट किसके अंदर पाया जाएगा, हमारे सफ़ेद लट हो जाएगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब ये सभी के बारे में जितने भी ये इंसेक्ट हैं ये सभी ना आपने देखा होगा। मधुमक्खी आपने देखा होगा। सलब की बात करें तो सलब क्या होता है, तो मौत। ये जनरली हमारे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले इंसेक्ट होते हैं। कॉकरोच आप सभी ने देखा होगा। पल्स बीटल आप सभी ने देखा होगा। पल्स बीटल क्या होता है, तो जो दालें जो होती है, दालों के अंदर जो भंडारण के अंदर जो कीट लगता है, जनरली हम सभी जानते हैं कि भंडारण के अंदर गेहूं के अंदर खपरा बीटल लगता है, उसी प्रकार खपरा बीटल के प्रकार सेम स्पीसीज का हमारे दालों के अंदर एक कीट लगता है जिसको हम पल्स बीटल, या उसको हम जो पल्स बीटल होती है, पल्स बीटल को ही हम दालों की धुन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दालों की धुन के नाम से जानते हैं। जो भंडारण का कीट होता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है तो कैलेसोब्रूसस चाइनेंसिस होता है, और ये हमारे कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो पल्स बीटल को आपने देखा हुआ है, ग्रास ऊपर टिड्डी को भी आपने देखा हुआ है, टर्माइट को आपने देखा हुआ है। ये जनरली हमारे जितने भी लकड़ी की चीजें बनी हुई होती है उन सभी को, फर्नीचर हो गए, हमारे अलमारी हो गई, फसलों, इन सभी को नुकसान पहुंचाता है। सफेद लट को भी आपने देखा होगा खेतों के अंदर। जब भी हम मूंगफली की इनकी सोविंग करते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद ही अगर मूंगफली के पौधे को हटा के देखते हैं तो जड़ों में आपको अंग्रेजी के सी आकार की एक आपको लट सी दिखाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सफेद लट। तो ये सभी कीट आपने देखे होंगे। इन सभी कीटों के अंदर किस प्रकार की एंटीना पाई जाती है, तो ये सभी एंटीना आपके सामने लिखी गई। ट्रिक याद रखना आप, जीपीएस सफल हो गया एबीसी का फोटो लेने में, ठीक है ना। जीपीएस सफल हो गया एबीसी का फोटो लेने में। जी से हो जाएगा जेनिकुलेट, मधुमक्खी हनीबी के अंदर पाई जाती है। पी से पेक्टिनेट, सलब मौत के अंदर पाई जाती है। सिटेशियस हमारे कॉकरोच के अंदर पाई जाता है। सीरेट पल्स बीटल के अंदर पाई जाता है। फिलीफॉर्म जो होती है वो ग्रास ऊपर टिड्डी के अंदर, मोनिलीफॉर्म दीमक के अंदर पाई जाती है। टर्माइट जिसको कहते हैं ओडेंटोटर्बस ओबेसस, और आइसोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। लेमिलेट की बात करें तो सफेद लट का होलोट्रिका कॉन्सेंगुनिया होते हैं। कोलियोप्टेरा ऑर्डर होता है, ये हमें याद रखना है। फैमिली इसकी मेलालोन थ्री होती है, ये हमें पता होना चाहिए। आकार अंग्रेजी का सी आकार का होता है, ये मैंने बता दिया। रंग सफेद व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके अंदर हम बात करते हैं जो ये 4 टर्म लिखा है मैंने, लाइक हेयर, लाइक सॉ, लाइक थ्रेड और लाइक बीड, इसका अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी फ्लैजिला की, इससे पहले जब हमने देखा था तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ था जिसको हमने हेड कैप्सूल नाम दिया था। उसके बाद में ये हमारा स्केप हो गया, ये हो जाएगा हमारा पेडिसन, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैजिला हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर ये जो फ्लैजिला की आकृति है, इस फ्लैजिला की आकृति किस प्रकार की हो गई हमारे, ये सेगमेंट के रूप में ना होकर किस प्रकार की हो गई, इस प्रकार से इसके ऊपर इस प्रकार से
ये हमारे हेयर के जैसे, बाल की जैसे संरचना पाई जाती है। अगर इस प्रकार की एंटीना किसी के अंदर पाई जाती है तो वो हो जाएगी हमारे कौन सी, सिटेशियस प्रकार की हो जाएगी। यानी कि जो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला के ऊपर किस प्रकार के बाल जैसी संरचना पाई जाएगी, और ये किसके अंदर पाई जाती है, कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसी प्रकार हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है हमारे सिरेट। सिरेट किसके अंदर पाई जाती है, पल्स बीटल के अंदर पाई जाती है। और सा का अर्थ क्या होता है, तीखे नुमा संरचना, यानी कि इसके अंदर क्या पाई जाएगी, इस प्रकार की तीखी संरचना पाई जाएगी। जो हमारी जो तलवार होती है, तलवार की जो नोक होती है वो किस प्रकार की तीखी होती है, तो वो इस प्रकार की इसके अंदर नुकीले नुमा इस प्रकार की इसके अंदर संरचना पाई जाएगी। और वो एंटीना किस प्रकार की होती है, वो हमारे हो जाएगी यानी कि सिरेट प्रकार की हो जाएगी, जो पल्स बीटल के अंदर पाई जाएगी। उसके बाद में थ्रेड की बात करें तो थ्रेड का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये फ्लैजिला होगा, इस फ्लैजिला के अंदर जो थ्रेड होगा, ये मुख्य रूप से थ्रेड की बात करें, जो एंटीना जो होगी वो इस प्रकार की होगी। और थ्रेड के अंदर क्या होगा, तो ये थ्रेड में हमारे जो ये बाल और जो सो इनके बीच वाली स्ट्रक्चर बनेगी, यानी इस प्रकार की इसमें स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेड के नाम से जानते हैं। जो किस में पाई जाती है, ग्रास ऊपर टिड्डी के अंदर पाई जाती है। बीट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से दाने नुमा इस प्रकार से कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार से इसमें एंटीना के ऊपर इस प्रकार से दाने के जैसे उभार पाए जाएंगे, उसको हम लाइक बीड के नाम से जानते हैं। और जो दिमाग के अंदर पाए जाते हैं जिसका प्रकार मोनीली फॉर्म हो जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से जितने भी 7 एंटीना के प्रकार वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यकीन मान के चलिएगा, ये ट्रिक जो मैंने बनाई है ये काफ़ी सोच समझ कर बनाई है, लेकिन मेरा इसका पीछे का उद्देश्य आपको ये ट्रिक तो आपको याद रखनी है, लेकिन साथ ही साथ में ये जितने भी इंसेक्ट हैं, इन इंसेक्ट के बारे में आपको ये एंटीना के प्रकार आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये एंटीना के प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से यकीन मान के चलिए आप, ये जितने भी 7 लिखा रखे एंटीना के प्रकार, इनमें से आपको एक ना एग्जाम में आपको कोई ना कोई एंटीना का प्रकार आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में जो 3 बचे हुए हैं एबीसी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब आता है हमारे ए बी सी। ए का अर्थ क्या होता है और बी का अर्थ क्या होता है और सी का अर्थ क्या होता है। ए का अर्थ होता है यहाँ पर एरिस्टेट, एरिस्टेट प्रकार की एंटीना। बी से हो जाएगा इसमें बाईपेक्टिनेट प्रकार की। और सी से हो जाएगा इसमें कैपिटेट प्रकार की एंटीना, ठीक है ना। 3 प्रकार की और बची हुई है। एरिस्टेट की बात करें तो एरिस्टेट किस में पाई जाती है, तो ये हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी जो होती है, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई जो हमारा एक कीट होता है, उसके अंदर हमारे एरिस्टेट प्रकार की एंटीना पाई जाती है, ये हमें याद रखना। उसके बाद बाईपेक्टिनेट की बात करें तो ये पाया जाता है हमारा सिल्क मोथ, यानी कि जो रेशम का जो कीट होता है उसके अंदर जो एंटीना पाई जाती है वो बाईपेक्टिनेट प्रकार की होती है। कैपिटेट की बात करें तो कैपिटेट पाई जाती है हमारे खपरा बीटल में। किस में पाई जाती है, खपरा बीटल के अंदर जो एंटीना पाई जाती है वो हमारी कैपिटेट प्रकार की होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसके अंदर एरिस्टेट घरेलू में क्या आपने देखा हुआ है। सिल्क मोथ की बात करें, सिल्क मोथ रेशम कीट का आपने काफी ज्यादा नाम सुना होगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम की प्राप्ति होती है, रेशम कीट। सिल्क मोथ बाईपेक्टिनेट हो जाएगा। और खपरा बीटल जो गेहूं के अंदर जो भंडारण का जो मुख्य कीट होता है वो हमारे खपरा बीटल होता है। ये ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम इसका वैज्ञानिक नाम होता है, डर्मेस्टेडी फैमिली होती है। और ये इसका जो ऑर्डर होता है वो कोलियोप्टेरा होता है, ये हमें याद रखना है। और इसकी जो एंटीना का प्रकार होता है वो कैपिटेट होता है। इसको याद कैसे रखोगे, कैसे हो जाएगा हमारे के और खस हो जाएगा यहाँ पर के, ठीक है ना। तो कैपिटेट और कैपिटेट, ये इस प्रकार से कुछ लॉजिक बनाकर आप इसको याद करने की पूरी कोशिश करना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। एंटीना के प्रकार क्या होते हैं, एंटीना का पूरा संपूर्ण हमने पूरा एनालिसिस किया कि इतने कितने प्रकार के होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अगर हम माउथ पार्ट बाकी अगर वो हम इसको कंटिन्यू करने में लग जाएंगे तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। और फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का जो हमारा सेशन रहा है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीना के प्रकार से डेफिनेटली प्रश्न आते रहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि अगर आपको इस सेशन समझ में आया तो, अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर देना कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं वापस आपको पर्टिकुलर एंटीना के ऊपर ही एक नया सेशन बना देंगे जिसके डिटेल से। और ये तो इसमें केवल 10 ही बताया, इसके अलावा और भी जो बची हुई है उनको भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चलता रहेगा कि हमारा कंटेंट किस प्रकार का है और आपको समझ में आ रहा है। तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में माउथ पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।